हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि 4 ऐसी यूनिफॉर्म पतली रॉड्स हैं, हर एक रॉड का मास m और लेंथ l है। और देखो इन चारों रॉड्स को हमने जोड़ दिया है, मतलब वेल्ड कर दिया है। और देखो ऐसे जोड़ा है ताकि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 और ये भी 90 है। ठीक है, बताओ चारों रॉड को जोड़ दिया मतलब वेल्ड कर दिया है, तो ये रिजिड फ्रेम बन गई, मतलब रिजिड बॉडी बन गई। तो देखो अब ऐसा कर रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को इस वाले पॉइंट पर हम हिंज कर देते हैं, है ना। तो बस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट मैंने बताया था कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हिंज कर दें तो वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा ना। बस हमको देखना है कि इस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट, मतलब इस जेड एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। और फिर पूछा है कि इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिव रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा वो देख। हाँ बच्चों, ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए पहले इस एक्सिस के अबाउट मतलब जेड एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस एक्सिस के अबाउट हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो तुम देखते ही बताओ कि इस रॉड के लिए तो एक्सिस सिरे वाला एक्सिस है ना, हम देख सकते हैं कि बताओ। हाँ बच्चों, हम देख सकते हैं कि इस रॉड के लिए ये वाला एक्सिस सिरे वाला एक्सिस है ना। तो हमको पता है कि किसी पतली रॉड का इस सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस पतली रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होगा। और वैसे ही सिमेट्रिकली इस वाली रॉड का भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी ml²/3 होगा। ठीक है, अब देखो अब हमको इस एक्सिस के अबाउट इस पतली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना होगा। तो चलो तुम स्मार्टली बताओ कि इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके पैरेलल इस वाले एक्सिस का यूज करेंगे। तो तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि इस पतली रॉड का इस एक्सिस मतलब सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/12। बस इस रॉड का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। बस उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, लेकिन उसके पहले ये वाली डिस्टेंस देख सकते हो, है ना। तुम बताओ कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, उसमें ये साइड कितनी है L और ये कितनी है L/2। तो होता है बेस L परपेंडिकुलर L/2, तो ये सीधी डिस्टेंस या हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √L² प्लस L/2 का स्क्वायर में तो सॉल्व करेंगे तो √5L/2 ये आ जाएगा। तो बस अब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं ना। बस तुम आराम से बताओ कि इस, है ना, आराम से बताओ कि इस पतली रॉड का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बताओ, ml²/12 प्लस m इंटू ए डिस्टेंस √5L/2 का स्क्वायर, है ना। तो बोल सकते हैं कि इस पतली रॉड का खुद के सेंटर के अबाउट ml²/12 है, तो इसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा ml²/12 प्लस m इंटू ए डिस्टेंस √5L/2 का स्क्वायर। और इस पतली रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया, तो सिमेट्रिकली ये वाली जो रॉड है उसका भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, मतलब ml²/12 प्लस m इंटू √5L/2 का स्क्वायर उतना ही होगा। बस इस एक्सिस के अबाउट हर एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो सबको सिंपली ऐड कर देना। बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सबको ऐड करोगे तो इस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट ये जेड एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे पास कितना आएगा 10/3 ml² इतना आएगा। ठीक है, तो ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब हमको पूछ रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का इफेक्टिव रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मैंने
चमका कर बताया था कि इफेक्टिव रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा हो तो उस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को खोल करके m इंटू आर इक्वलेंट स्क्वायर नहीं लिखते, m टोटल इंटू आर इक्वलेंट स्क्वायर। तो तब m टोटल कितना है 4m, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को खोल करके m टोटल इंटू आर इक्वलेंट स्क्वायर मतलब 4m इंटू आर इक्वलेंट स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो आई थिंक इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वलेंट तुम्हारे पास आएगा आई थिंक √5/6l। तो बस बोल सकते हैं कि इस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का इफेक्टिव रेडियस ऑफ गायरेशन √5/6l इतना आ गया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस फ्रेम के पूरे मास को एक्सिस से √5/6l इतने डिस्टेंस पर सेंटर्ड मान सकते हैं। हाँ बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे जमाने की राजस्थान बोर्ड की बुक में दिया होता था। ध्यान से देखना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास m, रेडियस r और इसकी लेंथ l है। तो देखो, इस सॉलिड सिलेंडर का इसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट या इसके खुद के एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr²/2 होता है, लेकिन इस बार हमको देखना है कि इस सॉलिड सिलेंडर का इस वाले एक्सिस के अबाउट मतलब सेंट्रोमास से गुजरने वाला और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं ना। तो बस इस सॉलिड सिलेंडर का इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो देखो वैसे तो है ना, वैसे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो एक्चुअली तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, जिसको हम आगे निकालेंगे भी सही। लेकिन तुम चाहो तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको थोड़ा सा जुगाड़ से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो पहले इसको जुगाड़ से देखते हैं, ठीक है। तो इस सॉलिड सिलेंडर का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है ना। तो तुम खुद बताओ कि सॉलिड सिलेंडर को, है ना, बताओ सॉलिड सिलेंडर को अगर इस डायरेक्शन में दबा दें, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दबा दें, तो ये पतली सी रॉड बन जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि सिलेंडर में पतली सी रॉड की भी प्रॉपर्टी है, और पतली सी रॉड की प्रॉपर्टी होने के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा। और अब ऐसा करते हैं कि सॉलिड सिलेंडर को इस डायरेक्शन में दबा देते हैं। तो सॉलिड सिलेंडर को अगर इस डायरेक्शन में दबा दें तो ये पतली सी डिस्क बन जाएगी या पापड़ बन जाएगा, है ना। तो सॉलिड सिलेंडर को अगर इस डायरेक्शन दबा दें तो ये पतली सी डिस्क बन जाएगी, मतलब इसमें पतली सी डिस्क की भी प्रॉपर्टी है। और पतली सी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/4। तो इसमें पतली सी डिस्क की भी प्रॉपर्टी है, और डिस्क की प्रॉपर्टी होने के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4। बस इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस mr²/4। ठीक है, तो ये कैसे किया शायद पता चल गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, ये याद रखना है। तो उसका एक तो जुगाड़ वाला तरीका है कि होता सिलेंडर को ऐसे दबा दे तो उसमें पतली सी रॉड की प्रॉपर्टी होगी, और रॉड की प्रॉपर्टी होने के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा। और इस सिलेंडर को अगर ऐसे दबा दें तो पापड़ बन जाएगा, मतलब इसमें पतली सी डिस्क की भी प्रॉपर्टी होगी, और डिस्क की प्रॉपर्टी होने के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होगा। तो सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस mr²/4। ये तो हमने शुद्ध जुगाड़ से किया है, इसमें लॉजिक ढूंढने का ट्राई मत करना, शुद्ध जुगाड़ है। लेकिन तुम चाहो तो उसको शरीफों के टाइप से इंटीग्रेशन से भी कर सकते। हाँ बच्चों, अभी तो इसको हमने जुगाड़ से किया और मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड यही है, लेकिन एक बार तुम चाहो तो शरीफों के टाइप से इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, ठीक। फटाफट देखना। तो हमको दे रखा है कि यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m, क्रॉस सेक्शन रेडियस r और लेंथ l है। तो इसका इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो बस उसके लिए इंटीग्रेशन से कर सकते हैं ना। तो तुम खुद बताओ कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसको ऐसे ऐसे बांटेंगे तो क्या बनेगी, पतली पतली डिस्क बनेगी। बस
पूरे सॉलिड सिलेंडर को ऐसी पत्ती पत्ती डिस्क में बांटते हैं और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी डिस्क लेते हैं और चलो इस पतली सी डिस्क का मास dm मान लेते हैं। फिर बस इस पतली सी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है, तो उसके लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना होगा। बस, है ना, पतली सी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो उसके पैरेलल इस एक्सिस का यूज करेंगे। तो तुम बताओ कि पतली सी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/4। तुम बताओ ना, डिस्क के लिए ये एक्सिस तो डायमेट्रिकल एक्सिस होगा ना। तो बताओ इस पतली सी डिस्क का मास dm है, इसकी रेडियस r है, तो पतली सी डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m की जगह dm r²/4 होगा। बस आराम से बताओ कि पतली सी डिस्क का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, dm r²/4 प्लस m की जगह dm इंटू ए डिस्टेंस x का स्क्वायर है। तो बस आराम से बताओ कि इस एक्सिस के अबाउट इस पत्ते से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया, तो इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिलेंडर का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन dm r²/4 प्लस ये dm x² ही हो गया, है ना। चलो आसानी के लिए दोनों इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन dm r²/4 अलग निकालते हैं और इंटीग्रेशन dm x² अलग निकालते हैं। तो बताओ ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है उसमें तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना। तुम खुद बताओ, ये वाला जो पार्ट है उसमें तो r²/4 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया और बचा ओनली dm, तो ओनली dm का इंटीग्रेशन m, तो ये टर्म mr²/4 आ गई, है ना। और अब इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि x वेरिएबल है। तो बस dm पतली सी डिस्क का मास, तो उसके लिए यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो मौजूबानी बताओ कि l लेंथ पे मास m, तो यूनिट लेंथ पे मास m/l, तो dx थिकनेस पे मास कितना होगा, m/l इंटू dx, तो dm की वैल्यू m/l इंटू dx। तो बस बताओ m/l कांस्टेंट बाहर बचा x² dx और लिमिट रखनी है ना। तो तुम बताओ x यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू -l/2 और x इक्वल टू +l/2, और इसमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करोगे तो सेकेंड टर्म ml²/12 आ गई। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस mr²/4। तो तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि ये वाली टर्म, है ना, ये वाला जो इंटीग्रेशन किया वो कैसा आ गया, रॉड जैसा ही आ गया ना। और ये जो है वो डिस्क का डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जुगाड़ बताया था। बाकी ध्यान रखना है कि इसको दोनों टाइप से किया जा सकता है, लेकिन आगे ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। आगे से क्वेश्चन को जुगाड़ से ही करेंगे कि इसमें ऐसे दबाएंगे तो पतली सी रॉड की प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण ml²/12, और ऐसे दबा देंगे तो पापड़ बन जाएगा, मतलब इसमें पतली सी डिस्क की प्रॉपर्टी होगी तो उसके कारण mr²/4, तो टोटल ml²/12 प्लस mr²/4। कई बार पूछता है कि इस सिलेंडर को ऐसे घुमाएंगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घुमाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जब आई की वैल्यू ये रख देना, ठीक। हाँ बच्चों, अभी तो सॉलिड सिलेंडर था, अब हॉलो सिलेंडर में भी वैसे ही कर सकते हैं। चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई पतला सा हॉलो सिलेंडर है जिसका मास m, क्रॉस सेक्शन रेडियस r और लेंथ l है। तो इस टाइप का कोई हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर का भी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, हमको पता है, लेकिन हमको देखना है कि इस हॉलो सिलेंडर का भी इस एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंट्रोमास से पास होने वाला और लेंथ के परपेंडिकुलर, मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ इस हॉलो सिलेंडर का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो तुम शरीफों के टाइप से इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, जुगाड़ से भी कर सकते हो, लेकिन अब तो हम जुगाड़ से ही करेंगे, ठीक है ना। तो हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो बस वही जुगाड़ लगाएंगे। तुम बताओ कि बताओ हॉलो सिलेंडर को अगर ऐसे दबा देंगे तो उसमें पतली सी रॉड की प्रॉपर्टी होगी, और पतली सी रॉड की प्रॉपर्टी के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। और बताओ इस हॉलो सिलेंडर को अगर ऐसे दबा देंगे तो इसमें पतली सी रिंग की प्रॉपर्टी होगी। बताओ इसको ऐसे दबा देंगे तो रिंग होगी ना,
तो अगर इसको ऐसे दबा दें तो इसमें पतली सी रिंग की प्रॉपर्टी होगी, और रिंग की प्रॉपर्टी होने के कारण इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, तो टोटल ml²/12 प्लस mr²/2। बाकी श्रद्धा हो तो इसको इंटीग्रेशन से करोगे तब भी आंसर वही आएगा। हाँ बच्चों, इसका एक टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये तुमको करना है। तो ये जेईई मेंस 2017 में आया था और ये इस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन था। हाँ, तो देखो इस बार हमको दे रखा था कि कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m, क्रॉस सेक्शन रेडियस r और इसकी लेंथ l है। अब देखो इस है ना, हम ऐसा करें कि सिलेंडर का मास तो कांस्टेंट रखते हैं लेकिन l और r को चेंज कराते हैं। जैसे बताओ, इसको खींच लेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी, और अगर दबा देंगे तो लेंथ घट जाएगी लेकिन क्रॉस सेक्शन रेडियस बढ़ जाएगी, है ना। इसका मास तो कांस्टेंट रख रहे हैं लेकिन लेंथ और आर को चेंज करें। तो हमको पूछा है कि इसके एल बाय आर का रेशियो कितना हो, ताकि इस सिलेंडर का इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो, वो देखना है। ठीक, तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। हाँ बच्चों, ठीक है, इसको करते हैं हम। तो इस सॉलिड सिलेंडर का मास कांस्टेंट है लेकिन एल और आर को चेंज करें। एल बाय आर का रेशियो कितना होता कि इस एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो, वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि बहुत कॉम्प्लिकेट केस है ना, कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, ज्यादा बुद्धि नहीं चल रही है तो बुद्धि लगाएंगे भी नहीं, बस अब हम मैथमेटिक्स से करेंगे। तो तुम बताओ कि मिनिमम शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन जीरो। बस हम बोल सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तब होगा जब उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, है ना। और ये अभी हमने जुगाड़ से निकाल लिया, हमको पता है कि सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मतलब एंगल बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12 प्लस mr²/4। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा धर्म संकट है। तुम बताओ कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो एल और आर दोनों की फॉर्म में है, और हमको पता है कि इस बार एल भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल और आर दोनों की फॉर्म में। तो बताओ, दो दो वेरिएबल को हैंडल करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इससे मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को या तो हम ओनली एल की फॉर्म में लिखते हैं या फिर ओनली आर की फॉर्म में। चलो ऐसा करते हैं कि इस पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ओनली एल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको आर को हटा करके एल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इस मास का यूज करेंगे। ठीक है, तो तुम बताओ कि कम से कम इस सिलेंडर का मास तो कांस्टेंट है ना, तो बस इसका यूज करेंगे। तुम आराम से बताओ कि यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मास कितना होगा, सिंपली डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो रो, और इसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एल। बस हमको आर स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो इधर से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और इधर रख देंगे। तो तुम बताओ कि नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, एम बाय रो पाई एल। सही, तो ये बोल सकते हैं कि इस नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, एम ओपन पाई रो एल इतना आ जाएगा। तो बस बताओ, इधर से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और इधर रख देंगे। ठीक है, तो बस हमको अच्छे पता है ना, जुगाड़ विद्या से ही पता है कि सॉलिड सिलेंडर का इस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो हमको पता है कि दबा देंगे तो रॉड की प्रॉपर्टी होगी उसके कारण ml²/12, और ऐसे दबा देंगे तो इसमें पापड़ की प्रॉपर्टी होगी उसके कारण mr²/4। तो हमको पता है कि सिलेंडर का इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस mr²/4 होता है। एल और आर दोनों वेरिएबल है, तो हम ऐसा करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओनली एल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आर को एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए इधर से आर की वैल्यू निकालेंगे, चलो आर स्क्वायर की, तो इधर से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और इधर रख देंगे। तो इधर से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, एम बाय रो पाई एल। तो इधर से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली और इधर रख दी। ठीक है, तो अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ओनली एल की फॉर्म में आ गया, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, चलो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं।
ये पहली टर्म तो ml²/12 को ऐसे ही रहने देते हैं और r² की वैल्यू m/ρ π l लिखेंगे तो बताओ दूसरी टर्म कितनी आ जाएगी यार? ये m² है ना, m² ये 4 भी आएगा, m²/4 बाहर और ये 1/l इतना आ गया। राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है लेकिन समझ गए होंगे, है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ml²/12 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो m²/4 इंटू 1/l ये आ गया। बस अब बताओ, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ओनली एल की फॉर्म में आ गया ना, बाकी डेंसिटी, मास, पाई ये सब कांस्टेंट है। बस अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओनली एल की फॉर्म में आ गया, तो बस अब रास्ता साफ है। बस हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तब होगा जब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। बस सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे मतलब di/dl करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होने के लिए डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। सॉल्व करते हैं तो बताओ इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो m/12 तो कांस्टेंट है बाहर और l² का डिफरेंशिएशन 2l प्लस दूसरी टर्म में m²/4 ये सब तो कांस्टेंट है बाहर और बचा 1/l। तो तुम डायरेक्ट बताओ कि 1/l को l की पावर -1 बोल सकते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन -1 l की पावर -1 तो ये -1/l²। तो ये सब कांस्टेंट है बाहर और 1/l का डिफरेंशिएशन -1/l²। और बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि इस पूरे नमूने को उधर ट्रांसफर करते हैं, है ना? तो बताओ इस पूरे नमूने को उधर ट्रांसफर कर लेंगे तो LHS में तो कितना बचेगा? ये 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचेगा? ml/6 बचेगा इक्वल टू इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो RHS में कितना बचेगा? m²/4 इंटू 1/l² इतना बचेगा। ठीक, चलो हिम्मत करके और सॉल्व करते हैं। तो तुम बताओ इसमें सॉल्व करेंगे तो बताओ एक m से एक m कैंसल और ये 2 से कैंसल तो इधर 3 और इधर 4 बचेगा। सही है ना? तो बताओ अपने पास कितना आ जाएगा, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? इधर l/3 बचेगा इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा? m/4 इतना बचेगा और 1/l² कर सकते हो ना? तो एक m से m कैंसल तो ये आ जाएगा। ठीक, इसमें अब m की वैल्यू वापस रख सकते हैं तो इस सिलेंडर का मास कितना होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो रो, क्या हो रहा है यार, है ना? m सिलेंडर का मास तो इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना है? πr²l ये रख सकते हैं। आगे सॉल्व कर लोगे ना? सॉल्व करेंगे तो बाकी सारी टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी। बताओ तो रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और एक एल से एक एल कैंसिल हो गया। फिर तो आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास l/r इक्वल टू √3/2 आएगा। तो उस मास कांस्टेंट रखते हुए l और r को चेंज करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तब होगा जब l/r इक्वल टू √3/2 होगा। ठीक, तो ये कर लिया। अब देखो कई डेढ़ बुद्धि लोग एक और चीज पूछते हैं कि बताओ डिफरेंशिएशन 0 तो मैक्सिमा के केस में भी होता है और मिनिमा के केस में भी होता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि l/r की इस रेशियो पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा? ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो ये है कि फिजिक्स में जो पूछा होता है वही होता है। अगर मिनिमा पूछा है तो डिफरेंशिएशन 0 करने पर मिनिमा ही आएगा, है ना? या कोई चाहे तो मैथमेटिकली भी देख सकता है। तो तुमको मैथमेटिकली देखना है तो उसके लिए क्या करो, तुम डबल डिफरेंशिएशन करो। ये तो सिंगल है ना, लेकिन तुम डबल डिफरेंशिएशन करो और डबल डिफरेंशिएशन में अगर तुम l/r की वैल्यू √3/2 रखोगे तो इस पॉइंट पर तुम चेक करोगे कि डबल डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है। हाँ, फिर ध्यान रखना कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करो और l/r की वैल्यू √3/2 रखो ना, तो तुम देखोगे कि इस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा तो ठप्पा लग जाएगा कि मिनिमा है। लेकिन फिजिक्स में डबल डिफरेंशिएशन जाने की जरूरत नहीं होती, फिजिक्स में जो पूछा होता है वही आता है। मिनिमा पूछा है तो डिफरेंशिएशन 0 करने पर मिनिमा ही आएगा। ध्यान रखो।
हाँ बच्चों, अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कई बार कैविटी प्रॉब्लम आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो कैविटी प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन जेईई 2005 में पूछा गया था। फिर यही क्वेश्चन जेईई 2018 में ही पूछा गया था और मेडिकल के एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा गया था और डेटा भी इन्होंने चेंज नहीं किए थे। वही के वही डेटा थे, ठीक है? तो इसको देख लेना, ठीक है? ये देखो, इस बार हमको दे रखा है कोई यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस आर है ना? और इस डिस्क का जो सेंटर है उसको मैं ओ बोल लेता हूँ, ठीक है? और हमको दे रखा है कि जब डिस्क कंप्लीट थी तब इसका मास 9 एम था, है ना? हमको दे रखा है कि जब डिस्क पूरी कंप्लीट थी तब इसका मास 9 एम था। अब देखो, अब हम क्या करते हैं कि इस डिस्क में से r/3 रेडियस जितने सर्कुलर पार्ट को हटा देते हैं, मतलब r/3 रेडियस की कैविटी बना देते हैं। तो बताओ, अब ये अधूरी डिस्क हो गई ना, तो हमको देखना है कि अधूरी डिस्क का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, मतलब समझ गए ना, इस O पॉइंट से पास होने वाला प्लेन के परपेंडिकुलर इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस अधूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है। दोस्तों आराम से बताओ कि ये कैविटी प्रॉब्लम का ही नॉर्मल क्वेश्चन है ना, और मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि पूरी फिजिक्स में, है ना, पूरी फिजिक्स में कभी भी कैविटी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने का सेट तरीका होता है। तो बस हम इसको भी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करेंगे ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, इसको भी हम बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करेंगे, है ना? तो चलो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इस अधूरी डिस्क को हम किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, बताओ? कंप्लीट डिस्क माइनस इतना सर्कुलर पार्ट हटा दिया उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, है ना? तुम बोल सकते हैं इस अधूरी डिस्क को हम किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? कंप्लीट डिस्क माइनस इतना सर्कुलर पार्ट हटा दिया है उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और तुम बताओ कि अगर एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखते तब तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 होता, लेकिन इस बार एक डिस्क में इतना पार्ट हटाया है तो तब इस बार टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2 होगा, है ना? बस वही कंसेप्ट है कि अधूरी डिस्क को कंप्लीट डिस्क माइनस इतना पार्ट हटा दिया उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। बस इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। लेकिन उसके पहले इन दोनों नमूनों का मास देख लेते हैं। तो तुम खुद बताओ कि जब ये डिस्क कंप्लीट थी तब तो इसका मास 9 एम था ना, तो इस कंप्लीट डिस्क का तो मास 9 एम है। तो हमको देखना है कि जो हटाया गया पार्ट है उसका मास कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार डिस्क के मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट है, तो जो भी मास होगा एरिया में फैला होगा, है ना? फ्लैट ऑब्जेक्ट है तो जो भी मास है एरिया में फैला होगा। तो बस है ना, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। तुम बताओ कि कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में जो हटाया गया पार्ट है उसकी रेडियस 1/3 है ना? बिल्कुल स्मार्टली यार, कि बताओ कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस 1/3 है, तो रेडियस 1/3 है तो कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का एरिया कितना होगा? 1/3 का स्क्वायर, बताओ ना। सर्कुलर डिस्क के तो एरिया पाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। बस कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस 1/3 है, तो कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का एरिया 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 टाइम्स होगा। और तुम बताओ कि कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का एरिया 1/9 टाइम्स होगा, तो प्रोपोर्शनली मास भी 1/9 टाइम्स होगा। तो तुम बताओ कंप्लीट डिस्क का मास 9 एम है, तो हटाए गए पार्ट का मास 9 एम का 1/9 टाइम्स मतलब एम होगा। ये तो ध्यान रखना कि इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है तो मुंह जुबानी बोल सकते हो कि कंप्लीट डिस्क के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस 1/3, तो एरिया 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 टाइम्स, तो प्रोपोर्शनली मास भी 1/9 टाइम्स होगा। तो कंप्लीट डिस्क का मास 9 एम है, तो हटाए गए पार्ट का मास इसका 1/9 टाइम्स मतलब एम हो जाएगा। तो बस अब इजीली कर सकते हैं, क्या करेंगे, इस कंप्लीट डिस्क का इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, फिर इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2। स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो इसको I1 बोल लेते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि हमको अच्छे पता है कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंपली mr² by 2
तो m की जगह 9m r स्क्वायर बाय 2, तो द सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 9/2 मतलब 4.5 mr स्क्वायर, ये तो कंप्लीट डिस्क आ गया। अब देखो, अब इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट, अब इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो बताओ, ओ एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो उसके लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ऐसा करते हैं कि पहले हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तुम बताओ कि हटाए गए पार्ट का मास m है और इसकी रेडियस r/3 है। रेडियस r/3 होगी तो o वाले एक्सिस से डिस्टेंस कितनी बचेगी, r माइनस r/2 मतलब 2r/3, है ना। तो चलो पहले, है ना, पहले इस हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो तुम बताओ कि हटाए गए पार्ट का मास m और रेडियस r/3 है, तो हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाय 2। तो m की जगह तो m, r की जगह r/3 का स्क्वायर बाय 2। ढंग से लिख नहीं पाए, सही है ना। हम बोल सकते हैं कि हटाए गए पार्ट का मास m और रेडियस r/3, तो हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2, तो m r की जगह r/3 का स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। तो बताओ, हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया, तो उसके पैरेलल इस o वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m r/3 स्क्वायर बाय 2 प्लस m इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 2r/3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं, ये ढंग से राइटिंग नहीं है, ये फिर से लिखना पड़ेगा यार, है ना। तो बोल सकते हैं कि इस हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r/3 का स्क्वायर बाय 2 है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू ए डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 2r/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास 0.5 इंटू mr स्क्वायर आएगा। बस आराम से बताओ, इस o वाले एक्सिस के अबाउट कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया, और इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया। बस बताओ, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखते हैं तब तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 होता, लेकिन इस बार एक डिस्क में से इतने पार्ट को हटाया है, तो इस बार रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2। तो I1 तो 4.5 mr स्क्वायर माइनस I2 0.5 mr स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस अधूरी डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4mr स्क्वायर हो गया। और देखो अभी तो इसको सॉल्व किया है, लेकिन अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो इसका उत्तर भी याद रख सकते हो, क्योंकि मेडिकल में कई बार यही क्वेश्चन उसी डेटा के साथ डायरेक्ट आए थे। तो शक्ल पहचान लेना, अगर ये वाला क्वेश्चन हो तो इस अधूरी डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4mr स्क्वायर आएगा, है ना। तो मेडिकल के बच्चे इस आंसर को भी याद कर सकते हैं। हाँ बच्चों, कैविटी प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुमको करना है। ये तो देखो, इस बार हमको दे रखा है कि कोई ऐसा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r, और स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम पॉइंट O बोल लेते हैं, ठीक है। और हमको दे रखा है कि जब ये स्फीयर कंप्लीट था तब इसका मास 8m था। लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि इस सॉलिड स्फीयर में r/2 रेडियस जितना स्फेरिकल पार्ट खाली कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें r/2 रेडियस की कैविटी बना देते हैं। तो बताओ, अब ये अधूरा स्फीयर हो गया ना। बस हमको देखना है कि इस अधूरे स्फीयर का इस O से पास होने वाले सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो देखना है। समझ गए ना। तो हमको पूछा है कि इस O से पास होने वाले सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस अधूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, वो देखना है। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करना और इसको खुद ट्राई करो। चलो मेरे ख्याल से तुमने कर लिया होगा, एक बार मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि कैविटी बना दी है ना, अधूरे स्फीयर का इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो तुम खुद बताओ, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइप का कैविटी प्रॉब्लम ही है ना, है ना। ये कॉमन टाइप का कैविटी प्रॉब्लम है। और मैंने बताया था कि कभी भी कैविटी प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो तो उसको करने का वही सेट मेथड यूज करते हैं। बस तुम आराम से बताओ। हाँ बच्चों, तुम आराम से बताओ कि इस अधूरे स्फीयर को हम किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। कंप्लीट स्फीयर माइनस इतना स्फेरिकल पार्ट हटा दिया उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं इस
है ना, इस अधूरे स्फीयर को किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? कंप्लीट स्फीयर माइनस इतना स्फेरिकल पार्ट हटा दिया उसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। बस हम क्या करेंगे, इस ओवल एक्सिस के अबाउट कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट इस हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और बताओ, है ना, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होता तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 होता, लेकिन इस बार इस कंप्लीट स्फीयर में इतने स्फेरिकल पार्ट को हटाया है तो इस बार रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2 होगा। तो बस वही करते हैं यार, इस अधूरे स्फीयर को कंप्लीट स्फीयर माइनस इतना पार्ट हटा दिया उसके इक्विवेलेंट मान लेंगे ना। बस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओ वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार दोनों का मास देख लेते हैं। बस तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि जब ये स्फीयर कंप्लीट था तब तो इसका मास 8m था ना, तो इस कंप्लीट स्फीयर का तो मास 8m होगा। अब हमको देखना है कि ये जो हटाया गया स्फेरिकल पार्ट है उसका मास कितना होगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि पहले तो कोई फ्लैट डिस्क थी लेकिन इस बार कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो इस बार जो मास होगा वो पूरे वॉल्यूम में फैला होगा। पहले डिस्क थी जिसमें मास एरिया में फैला था ना, लेकिन अभी सॉलिड स्फीयर है तो जो भी मास होगा वो वॉल्यूम में फैला होगा। तो हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस आधी है ना, कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस आधी है, तो कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा? आधे का क्यूब। है ना, हमको पता है कि सॉलिड स्फीयर है, मास वॉल्यूम में फैला होगा, और हमको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब पे डिपेंड करता है। तो तुम मुझे नहीं बताओ कि कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस आधी है, तो कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का वॉल्यूम आधे का क्यूब मतलब 1/8 टाइम्स होगा, और कंप्लीट स्फीयर के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट का वॉल्यूम 1/8 टाइम्स होगा, तो प्रोपोर्शनली हटाए गए पार्ट का मास भी 1/8 टाइम्स होगा। तो तब कंप्लीट स्फीयर का मास 8m है, तो हटाए गए पार्ट का मास 8m का 1/8 टाइम्स मतलब m हो जाएगा। ये तो ये मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन तुम मुंह जुबानी कर सकते हो। 3D का चीज है, इससे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कंप्लीट के कंपैरिजन में हटाए गए पार्ट की रेडियस आधी, तो वॉल्यूम आधे का क्यूब मतलब 1/8 टाइम्स, तो प्रोपोर्शनली मास भी 1/8 टाइम्स। कंप्लीट स्फीयर का मास 8m था, तो हटाए गए स्फीयर का मास इसका 1/8 टाइम्स मतलब m हो जाएगा, ठीक है। बस अब वही चीज कि इस O वाले मास देख लिया ना, बस अब इस O वाले एक्सिस के अबाउट कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर O वाले एक्सिस के अबाउट ही हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और रिजल्टेंट I1 माइनस I2। चलो पहले इस O वाले एक्सिस के अबाउट इस कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, जिसको I1 बोल देते हैं। तो तुम बताओ कि ये तो कंप्लीट स्फीयर है जिसका मास 8m और रेडियस r है ना, तो हमको बताया कि कंप्लीट स्फीयर का तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो 2/5 m की जगह 8m into r स्क्वायर। तो कंप्लीट स्फीयर का तो O वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16/5 mr स्क्वायर इतना आ गया। अब है ना, अब हम O वाले एक्सिस के अबाउट इस हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो इतना तो हमको साफ साफ पता है ना, साफ साफ पता है कि हटाया, सॉरी, हमको अच्छे पता है कि जो हटाया गया पार्ट है उसका मास m है, इसकी रेडियस r/2 है, और इसकी O वाले एक्सिस से डिस्टेंस भी कितनी बचेगी? r/2। तुम बताओ ना, ये टोटल डिस्टेंस r है, उसमें से r/2 चली गई तो ये भी तो r/2 बचेगी, है ना। बस इस हटाए गए पार्ट का मास m, इसकी रेडियस r/2, और इसकी O से डिस्टेंस भी r/2 है ना। बस अब इस O वाले एक्सिस के अबाउट इस हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो पहले हम इस हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो तुम बताओ कि हटाया गया पार्ट एक स्फेरिकल है जिसका मास m और रेडियस r/2 ना, तो बताओ हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/5 mr स्क्वायर, तो 2/5 m, और r की जगह r/2 का स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व कर लेना यार। हाँ बच्चों, ये तो हम बोल सकते हैं कि हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m, r की जगह r/2 का स्क्वायर। बस आराम से बताओ कि हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, तो उसके पैरेलल इस O वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा?
लिख सकते हैं ना, हटाए गए पार्ट का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r/2 का स्क्वायर है, तो उसके पैरेलल इस ओ वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा, प्लस m इंटू ए डिस्टेंस का स्क्वायर, तो m इंटू ए डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर, तो इसको भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा यार, इसमें m इंटू r/2 स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 2/5 कितना हो गया, 7/5 इंटू m r/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो r/4, तो 7/20 इंटू mr स्क्वायर इतना आ गया, है ना। ढंग से लिख नहीं पाया हूँ, बाकी समझ गए होंगे। बस आराम से बताओ, किस ओ वाले एक्सिस के अबाउट कंप्लीट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, ओ वाले एक्सिस के अबाउट हटाए गए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, तो हमको पता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखते तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2, लेकिन इस बार स्फीयर में इतना पार्ट हटाया है, इससे इस बार रिजल्ट इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माइनस I2, तो I1 तो 16/5 mr स्क्वायर माइनस I2 7/20 mr स्क्वायर ही हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना, क्या आएगा यार, mr स्क्वायर तो कॉमन, ये 20 एलसीएम लेंगे तो इधर 64 माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 57/20 इंटू mr स्क्वायर इतना आ गया। तो मेरे ख्याल से अब अगर कैविटी प्रॉब्लम में कैसे भी घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे, इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें फंसाने का पूरा ट्राई किया, लेकिन कंफ्यूज मत होना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि m मास और r रेडियस का कोई आधा सॉलिड स्फीयर है ना, तो m मास और r रेडियस का कोई यूनिफॉर्म लेकिन आधा सॉलिड स्फीयर है, तो हमको पता है कि आधे सॉलिड स्फीयर की जो ऊपर वाली सरफेस होगी वो प्लेन होगी ना, तो बताओ इस प्लेन सरफेस, है ना, इसी सरफेस के प्लेन में ऐसा कोई एक्सिस बनाते हैं जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। चलो, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है। अब उसी प्लेन में इसके परपेंडिकुलर एक्सिस बनाते हैं जिसको y एक्सिस बोल देते हैं, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iy है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर या प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस को z एक्सिस बोल देते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz है। तो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो तुमको चूज करना है। तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, फिर बच्चों मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक सी है, एक बार कर लेते हैं, ठीक है। वही कोई आधा सॉलिड स्फीयर है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट Ix, इसके अबाउट Iy, और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट Iz है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो, सबसे पहले मूर्ख लोग क्या करते हैं सुन लेना, तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix, इसी प्लेन में इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट Iy, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix प्लस Iy होगा। ऐसे करके इस एक और टिक कर देते हैं और पूरा सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। तो देखो, है ना, तो देखो इसीलिए मैंने, है ना, इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तुमको चमका कर बताया था, है ना, मैंने बताया था कि आई जेड इक्वल आई एक्स प्लस आई वाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है ना, और मैंने चमका कर बताया था कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तभी वैलिड होती है जब वो बिल्कुल फ्लैट या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो। तो बताओ, केवल ऊपर की पतली पतली सी अगर लेयर होती तब तो ये लगा सकते थे, लेकिन इस बार आधा सॉलिड स्फीयर है जो कि 3D में है, और 3D में इसलिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, तो ए ऑप्शन गलत हो गया है। तो इसीलिए उस टाइम पे मैंने बड़े से अक्षरों में लिखा था, तो याद रखना कि आई एक्स प्लस आई वाई को आई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब फ्लैट या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, जबकि इस बार सॉलिड स्फीयर जैसा 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं होगी, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बस अब सही ऑप्शन कौन सा है वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली देख सकता है कि बताओ इस बार आई एक्स आई वाई और आई जेड तीनों बराबर है, और सबकी वैल्यू 2/5 mr स्क्वायर है ना। चाहो तो इसको, है ना, चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। जैसे कि आई जेड देखना है, तो तुम बताओ कि कंप्लीट स्फीयर का इस, है ना, बताओ कंप्लीट स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, तो बताओ उतने ही मास का अगर आधा सॉलिड स्फीयर हो, तो उसका भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होगा। मतलब इस बार इस आधे सॉलिड स्फीयर का z एक्सिस के अबाउट भी 2/5 mr स्क्वायर।
एक्स एक्सिस के अबाउट देखना है तब भी वही लॉजिक कि बताओ कंप्लीट स्फीयर का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 r² होता है। तो बताओ उतने ही मास का अगर ऐसा आधा सॉलिड स्फीयर हो तो उसका भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 r² होगा। और बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट 2/5 r² है तो सिमेट्रिकली वाई एक्सिस के अबाउट भी 2/5 r² होगा। तो ढंग से अगर देखो तो पता चलेगा कि इस बार एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट, तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर है। तो बताओ आई एक्स प्लस आई वाई बाई 2 करेंगे तो आई जेड आ जाएगा ना, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा टफ है और मैथमेटिकल है, ध्यान से देखना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि एल लेंथ की कोई पतली रॉड है, लेकिन इसमें मास यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको दे रखा है कि इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ ये सिरे से डिस्टेंस x के साथ चेंज कर रही है और अल्फा x स्क्वायर के टाइप से चेंज कर रही है। देखो सबसे पहले हमको देखना है कि इस रॉड का जो सेंट्रोमास होगा वो इस सिरे से कितना डिस्टेंस पर होगा, मतलब सेंट्रोमास की पोजीशन देखनी है। और उसके बाद हमको पूछा है ना, उसके बाद हमको पूछा है कि इस रॉड का सेंट्रोमास से पास होने वाला और प्लेन में लाई करने वाला इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो देखना है ना। हाँ बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो कोई नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी डिस्टेंस x से चेंज करिए ना। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस रॉड का सेंट्रोमास किधर होगा वो देखना है। देखना बस तुम आराम से बताओ कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसलिए सेंट्रोमास के लिए इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए x सेंट्रोमास कितना होगा, सिंपली इंटीग्रेशन x dm ऊपर इंटीग्रेशन dm, जहाँ डीएम छोटे से एलिमेंट का मास, तो उसके लिए पूरी रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट में बांटना पड़ेगा। तो बस वही करते हैं कि पूरे रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट में बांटते हैं। और चलो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का कोई बहुत छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इस छोटे से एलिमेंट का मास dm मान लेते हैं। तो बस छोटे से एलिमेंट का मास dm है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस x है। तो बताओ इसका x सेंट्रोमास कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dm अपन इंटीग्रेशन dm। तो बस उसके लिए हमको सबसे मेन चीज हमको dm देखना है। इधर लिख देता हूँ। ये तो सबसे मेन चीज हमको dm देखना है, मतलब इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा वो देखना है। तो मैंने बताया था कि इस बार नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है और नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट में यूनिटरी मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस आराम से बताओ कि इस रॉड की लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ अल्फा x स्क्वायर है। तो dx लेंथ में कितना मास होगा, अल्फा x स्क्वायर इंटू dx है ना। तो बस dm में छोटे से एलिमेंट का मास इतना आ गया, वैल्यू रख सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि सेंट्रोमास वाले फॉर्मूले में dm या छोटे से एलिमेंट का मास हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा x स्क्वायर dx। बस सॉल्व कर सकते हैं ना। तो x सेंट्रोमास कितना हो जाएगा, और सॉरी बताना भूल गया, इस बार टोटल मास नहीं दे रखा है इसलिए नीचे भी डीएम की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसमें भी डीएम अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स ही हो जाएगा। तो बस मैं फटाफट डायरेक्ट कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन एक्स डीएम की वैल्यू अल्फा एक्स स्क्वायर डीएक्स ये रखेंगे ना। तो डायरेक्ट बताओ, तो बताओ इसमें सॉल्व करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट है बाहर और अंदर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब डीएक्स, लिमिट एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल। अपन नीचे भी अल्फा बाहर एक्स स्क्वायर डीएक्स आ जाएगा और लिमिट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l। बस सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इससे सॉल्व करके हम x सेंट्रोमास निकाल सकते हैं। बताओ अल्फा बाहर, डायरेक्ट बताओ x क्यूब dx का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 अपर लिमिट पे l रखेंगे तो l की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट 0। इसमें भी अल्फा बाहर x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 अपर लिमिट रखेंगे तो l क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास x सेंट्रोमास कितना आ जाएगा, 3l/4। मतलब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस रॉड का जो सेंट्रोमास होगा वो इस सिरे से 3l/4 डिस्टेंस पर होगा। ये तो हमने सेंट्रोमास की पोजीशन निकाली। अब हमको सेंट्रोमास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए पहले सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्योंकि इसमें x डिस्टेंस कहाँ से दे रखी है, सिरे से दे रखी है। तो पहले हम सिरे के अबाउट मतलब सिरे से पास होने वाला और प्लेन में लाई करने वाला
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। तो बताओ नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वही तरीका, इस बार भी रॉड को छोटे-छोटे एलिमेंट में बांटते हैं, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एलिमेंट लेते हैं और इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है, dm इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर dx से वो पहले ही निकाल चुके हैं। बस तुम आराम से बताओ, कि छोटे से एलिमेंट का मास dm और इसकी इस एक्सिस से डिस्टेंस x है, तो तब सिरे वाले एक्सिस के अबाउट इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, dm x स्क्वायर। तो सिरे के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ भी dm की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ भी dm की वैल्यू अल्फा एक्स स्क्वायर dx ये रख सकते हैं। तो बताओ सिरे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, बताओ अल्फा तो कांस्टेंट है बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 4 dx। और बताओ x यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट ये होगा जिसके लिए x इक्वल 0 और लास्ट ये होगा जिसके लिए x इक्वल टू l। तो रॉड x इक्वल टू 0 से l तक फैली है, तो लिमिट x इक्वल टू 0 से l। चलो इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह की कमी है। तो बताओ x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5, अपर लिमिट पे x की जगह l रखेंगे तो l की पावर 5/5 माइनस लोअर लिमिट पे x की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो बताओ इस सिरे वाले एक्सिस के अबाउट, है ना, सिरे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास कितना आ गया, अल्फा l की पावर 5/5 इतना आ गया, है ना। तो ये सिरे वाले एक्सिस के अबाउट हो गया, ठीक है। लेकिन इस बार हमको पूछा है कि सेंट्रोमास से पास होने वाले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो कई मूर्ख लोग तो इतना सारा बताने के बाद भी गधों टाइप से वही लगाते हैं कि सिरे के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल की पावर 5/5 है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस थिंग प्लस एम इंटू ए डिस्टेंस 3l/4 का स्क्वायर। बताओ सही है गलत, पूरी तरह से गलत। ये तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कितना भी कंफ्यूज करने का ट्राई किया हो, कसम खा लेना कि स्टार्टिंग सेंट्रो मास से ही करेंगे। तो सेंट्रो मास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दे रखा है, तो मान लेते हैं कि सेंट्रो मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंट्रो मास है, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। बस तुम स्मार्ट ही बताओ, है ना, स्मार्ट ही बताओ कि सेंट्रोमास वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंट्रोमास हो, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई सेंट्रोमास प्लस एम इंटू इस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है 3l/4 का स्क्वायर। और बताओ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है कितना, अल्फा l की पावर 5/5 है। तो इससे तुम आई सेंट्रोमास निकाल सकते हो, लेकिन संकट ये कि एम भी देखना है। तो एम तो यहाँ निकाल चुके हैं ना, क्यों, तो एम तो क्या होगा, सिंपली डीएम का इंटीग्रेशन, और डीएम का इंटीग्रेशन किया था तो एम कितना आ गया था, अल्फा l³/3। बस इसको सॉल्व कर लेना, तो ट्रांसफर करके सॉल्व करोगे तो सेंट्रोमास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक अल्फा l⁴/80 आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी सॉल्व करने पर आई थिंक यही आएगा। जैसे टफ क्वेश्चन हो तब भी तुम कर सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट हमने टोटली कंप्लीट कर दिया। अब कब्र खोद करके भी कोई क्वेश्चन ले आए तो तुम इजीली कर सकते हो।